जी तो दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर। आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। आज का हमारा टॉपिक है घर से दुबई तक। आज का ये टॉपिक इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा तरीक़ेकार समझ जाएंगे दुबई में बिजनेस सेटअप कैसे किया जाता है, बिजनेस लाइसेंस कैसे बनाया जाता है। लाइसेंस अब कोई भी हो, मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देता हूँ, लाइसेंस कोई भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिक्र करें या टेक्निकल सर्विसेज का जिक्र करें तो दूसरी कंपनी बनाने का बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार कोई मुख्तलिफ होगा। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता तरीक़ाकार होगा। आज हम कंस्ट्रक्शन कंपनी या टेक्निकल सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में हैं जो चाह रहे हैं हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएं, क्योंकि यकीनन दुबई में यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा काम है। तो हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या उसके अखराजात हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो बजट आपके पास मौजूद है कि नहीं। अब टेक्निकल सर्विसेज दुबई में मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि आप लाइसेंस के लिए 15 से 20 हज़ार दिरहम तक तो लाजिम अपने जहन में सोच लीजिए कि इतना तो आपको लाजिम चाहिए, और उसके बाद वीज़ा और दीगर अखराजात। तो कम से कम जो बजट रखना चाहिए कारोबार को खड़ा करने के लिए वो तकरीबन कम से कम भी 50 हज़ार दिरहम का होना चाहिए। अगर बजट कम भी है तो इसको फिर भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर टेक्निक्स के साथ। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, दुबई में जो लाइसेंस है वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जैसे वहाँ पर लाइसेंस बनाने के लिए इतने ज़्यादा अखराजात नहीं हैं, जबकि दुबई में अखराजात कदरे ज़्यादा हैं, जिसके लिए एक ज़बरदस्त प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैंडमली बस ऐसे खड़े हो जाएं, बोले कि नहीं जी अब शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपकी तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप बगैर तैयारी के बिजनेस को शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और आप बहुत सारा नुकसान भी करेंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। आप बाकायदा तैयारी करें, डिस्कस करें, आप बार बार चीज़ों को पूछें, जब तक समझ में ना आ जाए उस तरफ को कदम ना उठाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपने बजट का ज़रूर जहन में रखना है कि क्या आपके पास ये मिनिमम बजट लाइसेंस बनाने के लिए कम से कम भी वो मौजूद है कि नहीं, यानी 15 से 20 हज़ार दिरहम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि आप परेशानी में ना फंसें। अगली बात क्या करना है कि आप अगर अपने घर पे आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मुझे तो दुबई जाना है, मैं दुबई जाकर कैसे जाऊं, कौन से वीज़ा पे जाऊं। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि दुबई जाऊं तो मैं कौन से वीज़े पे जाऊं, क्या मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ख़रीद लूं किसी से, या मैं क्या करूं। अक्सर ये सवाल हमें फ़ोन पर या दीगर व्हाट्सएप और दूसरे तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, बेस्ट वे ये है, आपको विजिट वीज़ा पर आना चाहिए। आप 1 महीने का या 3 महीने का, बेहतर है 1 महीने का अगर वीज़ा लें, विजिट वीज़ा लें और यहाँ तशरीफ़ लें और यहाँ से अगले स्टेप्स की तरफ चल पड़ें। अब जब भी आप वहाँ से विजिट वीज़ा लेते हैं और आपको अगली सोच यकीनन ये आएगी कि मैंने विजिट वीज़ा तो ले लिया, अब मैं जाकर दुबई में रहूँगा कहाँ। मैंने अपनी पहले वाली एक वीडियो के अंदर इसका जिक्र ज़रूर किया हुआ है कि आपको दुबई आकर कहाँ रहना चाहिए, किस एरिया में रहना चाहिए। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको दुबई एयरपोर्ट से निकल कर टैक्सी वाले को किस एरिया में लेके जाना है और वहाँ किस जगह होटल या कहाँ पर आपने रहना है, वो चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पहुँच जाते हैं विजिट वीज़ा पर, तो उसके बाद यकीनन आपको ये सोचना है कि मुझे बिजनेस करने के लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, और आपको ये डिस्कस लाजिम करना चाहिए। पर मैं यहाँ पर एक और बात बोलूँगा कि अक्सर दोस्त ये सुनते हैं, हम लोग ये सुनने में आता है, हमारे फलां दोस्त ने बोला कि दुबई में कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, दुबई में ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए, वगैरह वगैरह। याद रखिए, मशवरा हर एक से नहीं लिया जाता और ना ही करना चाहिए। याद रखिए, जो हारा हुआ शख्स होगा वो आपको डिस्करेज ही करेगा, वो कभी भी आपको इनकरेज नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद डिस्करेज हो चुका है।
वो खुद हार चुका है, तो हारे हुए आदमी से जीतने की टेक्निक पूछना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। तो बेहतर ये है ऐसे लोगों से डिस्कस कीजिए जो प्रोफेशनल हैं, दुबई के, यूएई के कवानीन को, मामलात को, बिजनेस को समझते हो, उनके साथ डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे शख्स से डिस्कस कर रहे हैं जिसने कभी दुबई में बिजनेस नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो आपको आधे आधे घंटे के लेक्चर दे रहा है कि भाई आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। वो यकीनन कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में स्टार्ट पर ही डाल देगा जिससे आपका मोटिवेशन लेवल जो यहाँ था वो यकीनन बहुत नीचे चला जाएगा, और आप शुरू से ही आप में वो जो स्पिरिट होनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये भी ज़हन में रखिए कि मशवरा करने के लिए हर शख्स नहीं होता। अगर कोई आपके दोस्त हैं, यकीनन आप उनसे बाकी चीज़ें ज़रूर डिस्कस कीजिए, लाइटली डिस्कस कर लीजिए, लेकिन बिजनेस के मुतल्लिक हमेशा अपने जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए और उनकी राय एक इम्पॉर्टेंट राय तस्वर की जाए। अगले स्टेप पे ऊपर चलते हैं। अगली बात यह है कि लाइसेंस कौन सा बनाना चाहिए। अभी आपने क्या किया, आपने विजिट वीज़ा लिया और आप दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचकर आपने जो बेस्ट एरियाज़ हैं जहां पर कदरे सस्ते होटल्स हैं और जहां पर आपको पाकिस्तानी इंडियन फूड आराम से मिल सकता है, आपको यकीनन वहीं रहना चाहिए, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। आपके पास बर दुबई का एरिया भी है, डेरा का एरिया है। यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल सिटी जाना चाहते हैं वहाँ पर भी अच्छे आपको रेट्स और खाना वगैरह और मतलब हर तरह की सहूलत मिल जाती है। तो बहरहाल हम अपने अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको यकीनन ये सोचना है कि आपको अब लाइसेंस कौन सा बनाना है, क्योंकि दुबई में लाइसेंस की काफ़ी सारी इकसाम हैं। यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक आपने अक्सर वर्ड सुना होगा LLC कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसके अंदर जो लोकल है, लोकल अमाराती, उसका 51% शेयर होता है, जबकि 49% शेयर्स आपके होते हैं। जबकि इसके बाद अगर आप बनाना चाहें तो आप सिविल कंपनी बना सकते हैं। सिविल कंपनी के अंदर 2 पार्टनर हो सकते हैं और लोकल एज एजेंट होगा। जबकि सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी बनाई जा सकती है जिसमें एक पार्टनर होगा और लोकल एज एजेंट उस लाइसेंस में मौजूद होता है। ये दुबई में, यूएई में फॉर्मेशन के सिस्टम्स हैं और मेन लैंड के स्पेशली, फ्री जोन में कदरे मुख्तलिफ होता है। तो मेन लैंड के लिए ये टॉपिक हमारा क्योंकि मेन लैंड के ऊपर है तो इसलिए मैं आपको उसी तरफ को गाइड करूंगा। देखिए, जब भी आपने ये फैसला कर लिया कि आपको लाइसेंस कौन सा बनाना है, सोल एस्टेब्लिशमेंट, अब अगर आप मेरी राय पूछें कि आप बताइए कि आप हमें लाइसेंस कौन सा रिकमेंड करते हैं, तो मैं बोलूँगा आप स्टार्ट के ऊपर सोल एस्टेब्लिशमेंट बनाएं या मैक्सिमम सिविल बना लें। सोल के ऊपर रहिए तो भी अच्छा है, सिविल भी, दैट इज़ फाइन। लेकिन उसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर अखराजात कम आते हैं, इसके रिन्यूअल के चार्जेस कम आते हैं और दीगर मामलात में भी काफ़ी बेहतर है। सोल एस्टेब्लिशमेंट को आप कभी भी LLC पर कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी हम LLC बना लेते हैं एक ही दफ़ा, वो कोई यानी LLC शायद ज़्यादा अच्छा होता है। आपको बिजनेस सेट करना है, आप उस कंफ्यूजन में ना जाइए कि LLC बनाना है या हमें LLC की शायद ज़रूरत है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना फॉर्मेशन करते हैं। मेरे दूसरी वीडियो इसके मुतालिक, फॉर्मेशन सिस्टम के मुतालिक मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। आपने फैसला कर लिया कि सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाना है, हम भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाइए। और जैसे ही आप ये लाइसेंस बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ स्टेप्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी चाहिए होगा। उसके बाद आपके लिए इनिशियल अप्रूवल लिया जाता है, कंपनी का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑफिस की यकीनन ज़रूरत है, जो आपका कंसल्टेंट वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता है कि ऑफिस, अगर आपकी ऑफिस वाकई ही ज़रूरत है फिजिकल ऑफिस तो आप लीजिए, नहीं तो उसके बगैर भी अगले स्टेप पे जाया जा सकता है। बहरहाल आपका कंसल्टेंट जो है वो आपको इस बारे में मशवरा दे सकता है। अगले स्टेप के ऊपर जब भी आपको पेमेंट वाउचर इशू हो जाता है, पेमेंट वाउचर इशू होने के बाद आप उसको पे करते हैं और आपको बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है। बिजनेस लाइसेंस मिलने के बाद आप अगले स्टेप के ऊपर यकीनन सोचेंगे कि मुझे बैंक अकाउंट भी चाहिए। और आपको जैसे ही आप बिजनेस लाइसेंस लेते हैं, आपको सबसे पहले अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, पार्टनर वीज़ा। अगर आपके पास विजिट है यकीनन तो आपको सबसे पहले अपना वीज़ा कन्वर्ट करना है। नॉर्मली पार्टनर वीज़ा के ऊपर ज़्यादा नहीं तो
2500 3000 के लगभग इतने अखराजात आ जाते हैं, सब चीज़ें मिलाकर। डिपेंड करता है हमेशा आप इंश्योरेंस कौन सा यूज़ करते हैं। कुछ अच्छे वाला इंश्योरेंस लेंगे तो अखराजात बढ़ भी जाएंगे, कम भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको भी अलहदा से डिस्कस किया जा सकता है। अब अगले स्टेप के ऊपर यकीनन आप सोचेंगे कि मुझे बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट के लिए ये ज़रूरी है लाइसेंस भी हो और आपका खुद का वीज़ा भी मौजूद हो। इसलिए मैंने बोला कि लाइसेंस बनाने के बाद सबसे पहले आपने अपना वीज़ा कन्वर्ट करना है। आपके पास एमिरेट्स आईडी होना ज़रूरी है ताकि आप कंपनी के लिए बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकें। बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी ऑलरेडी हमारी एक वीडियो भी मौजूद है, मैं इसमें भी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि बैंक अकाउंट ना खुले, बिल्कुल खुल सकता है, लेकिन कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करना होती हैं। बैंक में इन मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैंक का ये प्रोडक्ट हासिल करना है, अपना अकाउंट बनाना है, या उसके साथ मजीद आप आगे क्या क्या सोच रहे हैं आपके प्रोजेक्ट पे दरअसल डिपेंड करता है। आप अपने जब कंसल्टेंट से इस बात को डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको इस बारे में गाइड कर सकेगा। देखिए, जैसे ही आपका बैंक अकाउंट रेडी हो जाता है तो अगले स्टेप के ऊपर या उस दौरान में भी आप अपने ऑफिस को चलाना शुरू कर सकते हैं। और आपको हायरिंग प्रोसेस में जाने के लिए लाइसेंस बनाने के बाद इमिग्रेशन कार्ड के फौरन बाद आप लेबर कार्ड अप्लाई कीजिए ताकि आप मुख्तलिफ लोगों को वीज़ा दे सकें, जॉब पे रख सकें। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है और लेबर ये कहाँ से आएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने अखराजात कौन करेगा। तो हमारा इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मुख्तसरन बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने तमाम लोगों को पाकिस्तान से ही हायर करना है, इंडिया से ही हायर करना है या दीगर ममालिक से हायर करना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप जो लोग यहाँ मौजूद हैं आप उनसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। जो लोग आ चुके हैं दुबई में मौजूद हैं, आप उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। उनको भी उनको अपनी कंपनी में रख सकते हैं, जॉब दे सकते हैं और अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे ममालिक से ही बुलाना है। यकीनन एक प्रोसेस है, अगले आदमी को भी आने में वक्त लगेगा, वगैरह वगैरह। और यकीनन आपका दुबई में बिजनेस लाइसेंस बनने के बाद वक्त इंतहाई कीमती है। अगर आपकी अच्छी प्लानिंग होगी तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। अगर प्लानिंग अच्छी ना हुई तो यकीनन परेशानी होगी। पर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि हमें अगर अपने ऑफिस में अपना स्टाफ हायर करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, हमें कौन कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मुलाजमीन की सिलेक्शन के बारे में सोचना है कि मुलाजमीन रखने के लिए हमें किन किन पहलुओं पे सोचना चाहिए, ये कौन से मुलाजिम रखने चाहिए। हमारे अक्सर लोगों में ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि भाई फ़लाँ मेरे जो है वो रिश्तेदार है, मैं फ़लाँ रिश्तेदार को रख लूँ या फ़लाँ को रख लूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों में जो हायरिंग का जो क्राइटेरिया है वो रिश्तेदारी है, वो रेफरेंस है, जबकि हम ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो सबसे अच्छा वर्कर है वो है कि जिसके पास स्किल्स हैं, जो वाकई आपके कारोबार के लिए अच्छा है। अगर मैं कोई ऐसे शख्स को रखता हूँ, यकीनन वो मेरे फलां ने रेफर कर दिया, वो मेरा फलां रिश्तेदार है, तो अगर उसको काम नहीं आता तो क्या वो मेरे लिए कोई काम का आदमी होगा? मेरे लिए वो बेकार है। मैं उसका वजन भी उठाऊंगा, मैं उसको सैलरीज भी दूंगा, नखरे भी उठाऊंगा, वगैरह वगैरह। मेरा नहीं ख्याल आपको ऐसा करना चाहिए। हमेशा आपने कभी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा है, यकीनन वो उनका एक HR डिपार्टमेंट होता है जो हर जॉब की रिक्वायरमेंट बताता है कि इस जॉब के अंदर इस क्वालिफिकेशन का आदमी होना चाहिए, इतना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही बंदा उस जॉब के लिए बेस्ट होता है, सूटेबल वही है। अगर हम ऐसी जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पर आपको अकाउंटेंट की जरूरत है और आप सोचते हैं नहीं यार मैं अकाउंटेंट का काम खुद ही कर लिया कर लूंगा, मुझे अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी अकाउंट्स पढ़ा? खुद से सवाल करें, क्या आपको वाकई अकाउंट्स आता? मेरा नहीं ख्याल, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने ऊपर सारा वजन नहीं डालना। याद रखिए, बिजनेस फेलियर के अंदर एक बड़ा सबब जो होता है वो ओवरलोडेड है। अगर आप अपने आप को ओवरलोड कर लेंगे और आप वो काम नहीं कर पाएंगे तो यकीनन आपका बिजनेस हाई रिस्क पर लगा होगा। तो आपको यकीनन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मुलाजमीन की सिलेक्शन बेहतरीन तरीकेकार से करनी चाहिए और जो मुलाजिम जिस पोजीशन का अहल है उसको वही देने चाहिए उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक। हरगिज किसी को फेवर ना दें, ये बिजनेस है। रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी सब चीज़ों को अलहदा रखिए, लेकिन बिजनेस को
अपनी जगह रखिए और इसमें अगले को भी बताइए भाई, इसमें कोई बुरे मनाने वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे रिश्तेदार भी हो तो ठीक है, बिजनेस में हम यूं बात करेंगे, जबकि बिजनेस के हटकर हम कुछ भी दूसरी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में बिजनेस वाली बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई भी फेवर किसी मुलाजिम को फेवर देते हुए नहीं रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस पर ही रखना चाहिए। किसी भी बिजनेस के अंदर मुलाजमीन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, ये आपकी टीम होते हैं, और अगर वो सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं है और आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप कितना भी अच्छा उसको करने की कोशिश करें, लेकिन वो बदकिस्मती आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो बेस्ट ये है कि एक बेहतरीन टीम का इंतखाब करें और उस टीम का आपने ख्याल भी रखना है। हमने अक्सर देखा है जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, टेक्निकल हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके मुलाजमीन की बहुत सारी शिकायतें हैं कि कंपनी हमारा ख्याल नहीं रखती, हमारे साथ सलूक बड़ा बुरा करते हैं, हमारे लिए रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त नहीं है, खाने का बंदोबस्त नहीं है, तनख्वाहें वक्त पर नहीं देते, वगैरह वगैरह। ये ऐसी कंप्लेंट्स यकीनन मौजूद हैं। लेकिन आपको हमेशा अगर तो बेहतरीन नताइज लेने हैं अपनी टीम से तो यकीन करें, उनको बैकअप करना मत भूला करें, उनको इनकरेज करें, उनको वक्त पर सैलरीज दें। इनकी सैलरीज तो इंतहाई मुनासिब होती हैं, 1000, 1500, ऐसे 2000, डिपेंड करता है कि आप उसकी स्किल क्या है और आप उसको कितनी सैलरी देते हैं। लेकिन उस शख्स की सिर्फ इतनी सी डिमांड होती है कि मुझे अगर आपने इस सैलरी पे रखा है तो आप मुझे माहाना सैलरी वक्त पर दे देंगे, तो मेरे पिछले जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं मैं उनको बेहतर तरीके से चला सकूंगा। अगर वो आपकी टीम में ताकत है, स्पिरिट है और वो दिल से आपके साथ हैं तो यकीनन आप एक ज़बरदस्त कंपनी रन कर सकेंगे। अगले स्टेप के ऊपर जब भी आपने स्टाफ रख लिया, नंबर 1 हमने पहले बिजनेस लाइसेंस बनाया, बिजनेस लाइसेंस बनाने के बाद हमने स्टाफ रखा, और स्टाफ भी वो रखा जो वाकई अहल स्टाफ था। आपके पास एक जबरदस्त टीम मौजूद है। अब अगले स्टेप के ऊपर हम जाते हैं। आपने बिजनेस बनाया, बिजनेस पर आपने 15, 20, 25, 30 हज़ार दिरहम आपने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस इंतजार में होते हैं कि जी अब हमें कारोबार नहीं मिल रहा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कोई हमें काम दिला दे, कुछ ये वो है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा। सवाल का जवाब आपके पास खुद ही मौजूद होता है, लेकिन आप गौर नहीं करते। क्या आपने अपने बिजनेस की कोई एडवर्टीजमेंट की है? क्या आपने अपने बिजनेस कार्ड, अपनी कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस और दीगर मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल किए हैं? बेशुमार लोग हैं इस चीज़ को भूल जाते हैं, और वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसकी अहमियत कोई नहीं जानते। वो कहते हैं कि जी उसकी चलें, वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो जी मेरा रिश्तेदार है, मैं कोशिश करूंगा उससे बनवा, वगैरह वगैरह, जो बिल्कुल गलत है। आपने 20, 25, 30 हज़ार दिरहम, 50 हज़ार दिरहम अपने बिजनेस पे लगा दिया और आपने बिल्कुल एडवर्टीजमेंट की तरफ सोचा भी नहीं। आपके साथ वाले ऑफिस वाले को मालूम नहीं होता कि आप बिजनेस क्या करते हैं, तो आपको बिजनेस मिलेगा कैसे? फर्ज कीजिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्टर की तलाश है, मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा? मैं आपको पहुंचने के लिए कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करूंगा। यकीनन मैं गूगल पे सर्च करूंगा, मैं फेसबुक पे, मैं ट्विटर पे, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, मैं मुख्तलिफ टूल्स को यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, टेक्निकल सर्विसेज कंपनी या जनरल ट्रेडिंग कंपनी कोई भी मैं तलाश करूंगा ना, तो मेरे लिए आसान है, मैं आसानी से वहां से तलाश करूंगा, और अगर आप वहां मौजूद होंगे तो यकीनन मेरा आपसे राब्ता हो जाएगा और आपको वो बिजनेस मिल सकता है। अब आपने अपनी प्रेजेंस बनाई ही नहीं, ना ही किसी डोमेन पे आप मौजूद हैं, तो आप तक क्लाइंट कैसे आएगा? ना ही आपने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, ना आपका बिजनेस कार्ड है, ना आपने कभी कोई फ्लायर्स बनाए, कभी कोई लीफलेट नहीं बनाया, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया, कहीं पर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। और मजेदारी की बात यह है कि अक्सर देखा गया है कि बिजनेस मौजूद है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर ये मौजूद ही नहीं है, तो आपको बिजनेस कहां से मिलेगा? आप खुद से सोचिए। आप इस मुल्क में, दुबई में आए हैं, क्या आप दुबई को पूरे को जानते हैं? क्या आप यहाँ की कंपनीज को जानते हैं? क्या आपके यहाँ पे लिंक्स पहले से मौजूद हैं? पहले से मौजूद हैं तो फिर आपके लिए बिजनेस लेना आसान है। लेकिन जब ये आपके पास अच्छे लिंक्स नहीं हैं, आप दूसरे बिजनेसेस को नहीं जानते, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो आपको नहीं जानती, वो आपको बिजनेस क्यों देंगी? तो यकीनन बिजनेस हासिल करने के लिए याद रखिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होना बहुत जरूरी है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसा भी है,
जहां कैसे भी मेहनत करके बिजनेस लेकर आए। सेल्स स्टाफ का काम यही होता है कि वो सुबह निकले, सेल्स जनरेट करें। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम यही होता है कि उसने नया से नया बिजनेस खोजना है, ढूंढना है और उसको टेबल तक लेके आना है, और आपकी मीटिंग्स फिक्स करके उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने एग्जीक्यूट करवाना है या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करवाना है। तो देखिए, ये जो डेजिग्नेशंस होते हैं ये बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये बेकार हरगिज नहीं है। तो आपको ये सब ऐसी टीम बनानी है जो वाकई ऐसा पोटेंशियल रखती है कि जो आपको रिजल्ट दे सके। अगर टीम बेकार है, यकीनन तो आपके सारे पैसे जाया जाएंगे, वक्त भी जाया जाएगा, और फिर आप वही बात करेंगे कि दुबई में हमें काम नहीं मिल सका, वो बात नहीं बनी, वगैरह वगैरह। क्यों आप ये क्यों नहीं कहते कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, आपको काम करना नहीं आया? बेहतर तरीकाकार ये है, आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आपको मिसाल के तौर पर किसी एक प्रोजेक्ट का मालूम पड़ता है कि भाई फला जगह प्रोजेक्ट है, आपको इनवाइट किया जाता है, ये आप हमें कोटेशन दीजिए, और ताकि हम आपसे अगले पॉइंट का डिस्कस कर सकें, और हो सकता है हम आपको प्रोजेक्ट दे दें। अब आप उस प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को सर्वे करके उसकी एवेल्युएशन कैसे करेंगे? आप तो दूसरे मुल्क से आए हैं, आपके एवेल्युएशन करना मुश्किल है। यकीनन वो एवेल्युएशन दुरुस्त भी नहीं होगी, क्योंकि याद रखिए यूएई के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं दूसरे कंट्री से। यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा काम किया और अगर उस काम को मुकम्मल करने के बाद अप्रूवल ना मिला, तो वो सारे का सारा काम दोबारा से करना पड़ जाएगा और वो सब मेहनत बेकार जाएगी और आपका वक्त भी बेकार जाएगा। तो इसके लिए यकीनन फिर वही बात है, आपको अच्छी टीम चाहिए थी। आपने उस प्रोजेक्ट का सर्वे किया, अब आपको कोटेशन देना। आप कोटेशन कैसे करेंगे? जब भी आपके पास स्किल स्टाफ नहीं है तो यकीनन आप उसकी कोटेशन भी नहीं बना पाएंगे, उसकी अच्छा सर्वे नहीं कर पाएंगे, और यकीनन अगले स्टेप के ऊपर आप दोबारा परेशानी में फंसेंगे। और अगर आपने गलत कोटेशन कोट कर दिया और वो मंजूर हो गया, फिर आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो काम करके देना पड़ेगा, चाहे अब आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने तहरीरी मुआहिदा कर लिया है। याद रखिए, जब भी आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं तो इन चीज़ों को, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यूँ नहीं है कि बस गए जी, उसने जो भी लिखा आपने बस देखा, पढ़ा, आधा पढ़ा, साइन कर दिया जी, बस बाकी वर्बल जी उसने मुझे ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट वो है जो लिख दिया गया है। उस वक्त आपकी क्या गुफ्तगू हुई है, क्या वो उस बात में वो जो इनरेलीवेंट चीज़ें हो जाती हैं वो रेलिवेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट रह जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर आपके दस्तखत हैं और आपकी कंपनी की स्टैंप है और अगली कंपनी ने उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। खुदा न खास्ता किसी लिटिगेशन में जाते हैं, किसी मामले में फंसते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे रखा जाएगा। वो बातें नहीं पूछी जाएंगी कि उस वक्त बैठकर आपने क्या बात कही थी और आपने क्या बात कही थी। इसका कोई एविडेंस नहीं होता और ना ही ये एविडेंस तस्वर होता है। एविडेंस हमेशा डॉक्यूमेंट्री तस्वर होता है, आपको प्रूफ आगे रखना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए तो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ किसी से मशवरा जरूर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में जल्दी ना करें, दूसरे कंसल्टेंट से, किसी बेहतर बंदे से जो उस बिजनेस में है उससे डिस्कस कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके सबमिट कीजिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंटेंट के ऊपर, किसी शिक के ऊपर आपको एतराज है तो यकीनन उसको हाईलाइट कर देंगे कि जी मुझे ये कबूल नहीं है, आप इसको यूं नहीं यूं लिखिए। इस बात की जल्दी नहीं होनी चाहिए कि जी मेरे से ये बिजनेस लूज हो जाएगा या मुझे ये बिजनेस हर सूरत चाहिए तो ये कहीं छूट ना जाए वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? आप एक परेशानी से निकलकर दूसरी बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे अगर आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दीगर चीजों के साथ साथ पेमेंट टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पेमेंट टर्म का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आपने अगली कंपनी के साथ पेमेंट टर्म क्या सेट की है। मैं नॉर्मली जो अक्सर होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। 45 दिन का 45 डेज का पीडीसी चेक बनाया जाता है। 45 दिन के बाद समझिए आपको पेमेंट होता है, पहला पेमेंट। उसके बाद 45 डेज का ही नॉर्मली ऐसा ही चला करता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 45 डेज को कैलकुलेट करती हैं, उसके बाद पेमेंट करती हैं। यकीनन वो पेमेंट आने तक आपको 2 माह गुजर गए होते हैं। ये ज़हन में रखिए, आपके पास उस 2 महीने के अखराजात मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लेबर को सैलरी वक्त पर देनी है। आपकी कंपनी को
जो चेक मिलना है, जो पेमेंट आपको मिलना है, अगर वो किसी भी सूरत लेट होता है तो यकीनन आपकी जो पूरी टीम है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो यकीनन आपसे झगड़ पड़ेंगे, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो सख्त परेशान हो जाएंगे। और जब ये आपकी टीम ही परेशान हो जाएगी, उनमें वो स्पिरिट नहीं रहेगी, तो वो आपके बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, टेक्निकल सर्विसेज में आप आदमी चाहे सप्लाई पे दे रहे हो या आप उनको अपने पास रख के डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे लगाकर आप काम कर रहे हो, तो आपके पास कम से कम 2 सैलरीज के पैसे पीछे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे नहीं यहीं से पैसे मिलेंगे, मैं यहीं से इधर दूंगा, ये जो है ना बहुत रिस्की हो जाएगा। मैं यहां पर आपको ये जरूर बता देता हूं कि आपको पेमेंट टर्म जो है वो 45 डेज पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर 45 डेज के बाद पेमेंट ना बना तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो पेमेंट टर्म सोच समझ के सेट कीजिए और उसके ऊपर कोशिश करें कोई ना कोई गारंटी जरूर लें अगली कंपनी से। याद रखिए, आप अगली कंपनी आपके ऊपर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लागू करना चाह रही है, आपकी भी तो टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। ये मत सोचें कि भाई मुझे बिजनेस चाहिए और मुझे इसकी हर टर्म्स एंड कंडीशन मान लेनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन भी आगे रखेंगे, जी आपकी ये रिक्वायरमेंट, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम सुकून से आप जो है वो सोच समझ के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करें। आपको पेमेंट टर्म 15 दिन के ऊपर, मैक्सिमम 30 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर तो आपके पास बजट मौजूद है, 2-3 महीने 4 महीने का बजट मौजूद है, फिर आप कर सकते हैं 45 डेज के ऊपर भी। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पेमेंट टर्म 15 दिन पे लेके जाइए, 10 दिन के ऊपर, हर 10 दिन के बाद पेमेंट होना चाहिए, या जितना काम कर लिया जाए उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए फौरन, उसके बाद अगला काम करना चाहिए। तरीकेकार कुछ यूं रखिए ताकि आपके ऊपर ये प्रेशर ना बने कि आपने लेबर को सैलरीज कहां से देनी है, उनके ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात, खाना पीना वगैरह आप कैसे अफोर्ड करेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट गलत कर दिया तो इसलिए इस पोजीशन को, इस परेशानी का सामना करने से पहले आपने ये सारी चीजों को समझ लेना और किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब ये स्टेप उठा दिया तो उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते, परेशानी बनेगी। अगले स्टेप के ऊपर जब भी आप पेमेंट टर्म भी अच्छा सेट कर लिया, तो उसके बाद आपकी लेबर जब ये काम कर रही है तो 15 दिन का अगर पेमेंट टर्म सेट हुआ था तो अगली कंपनी आपको यकीनन चेक बना कर देगी। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी, अक्सर इसको आप लफ्ज ये अक्सर सुनेंगे पीडीसी। तो पोस्ट डेटेड चेक आपको मिल जाएगा कि जी ये आप आज ही चेक ले लें, ये अगली 15 तारीख का, 20 तारीख का, जो भी डेट उनके साथ डिस्कस होती है, ये तब तक का चेक है, आप ये रख लीजिए और आप काम चालू रखिए। ये तरीकाकार फिर भी बेहतर है कुछ, बजाय के आपके हाथ में कुछ भी ना हो, कोई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ना हो और आप ब्लाइंडली अगले का काम करते जा रहे हैं और अपने ऊपर प्रेशर जनरेट करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर टीम तो आपकी है, अखराजात तो आपने बियर करने हैं, अगली कंपनी ने तो आपकी कंपनी के नाम का चेक देना है बस, वो भी आपने अगर वो काम वाकई अच्छा किया तो। अगर कोई अंदर प्रॉब्लम्स निकल आए तो फिर बहुत एक लंबा चौड़ा वो झंझट अलग से शुरू है, वक्त भी बहुत सारा जाया जाएगा। तो बहरहाल आपको जहन में रखना चाहिए, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो आपने अपने कंसल्टेंट से जरूर डिस्कस करना है। इन बातों को छुपाया नहीं करते, इसको जरूर डिस्कस करते हैं ताकि दूसरे के तजर्बे से फायदा उठाया जा सके। जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट सही होंगे, आपने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट किया होगा, मार्केट किया होगा और आप के पास एक अच्छी टीम मौजूद है, तो यकीन कीजिए कि आपके बिजनेस सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अगर मजीद आपके कोई सवाल हो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पर और ईमेल और दीगर तरीकों से भी हमें रब्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी के कानूनी मशवरे के लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से हमें रब्ता कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।